नेट्रिप के अंतर्गत पहली टेस्टिंग फैसिलिटीज है VRDE, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। यह DRDO की संस्था है। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले से ही जो भी भारतीय सेना के लिए वाहन हैं, अन्य सामग्री हैं, आर्म्ड फोर्स फाइटिंग व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं और बहुत सारी चीज़ों की ये टेस्टिंग करती थी। परंतु यह नेट्रिप लागू होने के बाद इसी फैसिलिटीज़ के अंदर अहमदनगर पुणे महाराष्ट्र में एक नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग NCAT की स्थापना की गई। NCAT का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या क्या टेस्टिंग की जाती है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, यह अहमदनगर पुणे में स्थित है। ये पैसेंजर कार्स, बसेज, ट्रक्स के ऑल सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स की टेस्टिंग, होमोलोगेशन एंड सर्टिफिकेशन करती है। हर प्रकार के वाहनों के जितने भी सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग करना, उनको वैश्विक मानकों के साथ मिलाना, पहले मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिए गए डाटा की जांच करना, फिर यह जांच करना कि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है या नहीं, यह पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अनुरूप है या नहीं, यह मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को पूरा करता है या नहीं, यह केंद्रीय मोटरयान अधिनियम को फुलफिल करता है या नहीं। यदि करता है तब इसे फिट करके और इसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सारा डेटा उसमें लिखा जाता है। ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, विभिन्न तरह के टेस्टिंग ट्रैक्स होते हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टेस्टिंग का। बहुत फास्ट कंप्यूटर होते हैं, जो भी टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं वह विश्व स्तरीय होते हैं और वो जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं और जो लोग वहाँ काम करते हैं वह उस फील्ड के मास्टर होते हैं। एक्सपर्ट पीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग इंजीनियर्स, टेस्टिंग टेक्नीशियंस, टेस्ट ड्राइवर्स, मशीन ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स और डेटा का विश्लेषण करने वाला, वो काफ़ी एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए होता है। तो ये लोग सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं करते, ये अपना पाठ्यक्रम तैयार करके ITIs को अप स्किल करते हैं, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स को अप स्किल करते हैं, पॉलिटेक्निक्स को अप स्किल करते हैं, वहाँ के स्टाफ को अप स्किल करते हैं, उनके जो बौद्धिक स्तर है उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ BTech लेवल पर अपने प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, वहाँ सेमिनार्स करते हैं, वहाँ के लोगों बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें बताते हैं कैसे पढ़ना है, अभी क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की, उसी तरह से कोर्स डिजाइन करते हैं। ये टेस्टिंग के साथ साथ ही शैक्षणिक उन्नयन के लिए, टेक्निकल स्किल के इन्हेंसमेंट के लिए भी कार्य करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जो पुणे में NCAT अहमदनगर पुणे में पैसेंजर कार्स, बसेस, ट्रक्स के सारे सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स की टेस्टिंग की जाती है। जो इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी में उपलब्ध है वो EMC लैब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट लैब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि ये जितने भी वाहनों में सेंसर्स लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, जो स्पार्क प्लग्स हैं, जो हाई टेंशन लीड्स हैं, इग्निशन कॉइल है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी यह ठीक ठाक है या नहीं। इसके EMC की टेस्टिंग दो तरह से होती है, एक इमिशन टेस्टिंग होती है और दूसरी होती है इम्यूनिटी टेस्टिंग। इमिशन टेस्टिंग का मतलब है कि ये जो पार्ट्स लगा हुआ है यह कितना इंटरफेरेंस कर रहा है,
दूसरे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कितना प्रभावित कर रहा है, वो कहलाती है इमिशन टेस्टिंग। जब इसको अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बीच में रखा जा रहा है तो इससे निकलने वाला रेडिएशन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स को या पार्ट्स को कितना प्रभावित कर रहा है, ये टेस्टिंग कहलाती है इमिशन टेस्टिंग। दूसरी है इम्यूनिटी टेस्टिंग, कि यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बीच में ये वाला पार्ट्स रखा गया है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अन्य पार्ट्स के द्वारा हो रहा रेडिएशन इसके स्वास्थ्य को कितना प्रभावित कर रहा है, इसके अंदर कितनी इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। रेडियो इंटरफेरेंस, सिग्नल वीक तो नहीं हो रहा है, इसमें लगा वाला जो मटेरियल है, तार है, तार में लगा वाला मटेरियल, उसका रेजिस्टेंस, उसमें लगा हुआ इंसुलेशन की स्ट्रेंथ, करंट लीक तो नहीं हो रही है, सिग्नल लीक तो नहीं हो रहा, ये शॉर्ट तो नहीं होगा, बॉडी के साथ टच, या बहुत सारे हार्नेस बना के अंदर ही अंदर गल तो नहीं जाएगा, ये गर्म कितना हो रहा है, गर्म कैसे होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेजिस्टेंस के कारण गर्म होगा। तो इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है यहाँ पर, उसको कहते हैं EMC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट। वो इमिशन टेस्टिंग, इम्यूनिटी टेस्टिंग के साथ साथ इंसुलेशन टेस्टिंग, और जो कंडक्टर मटेरियल है, जो मैग्नेट यूज किए जा रहे हैं, जो कॉइल्स के लिए वायर यूज की जा रही है, उसके इंसुलेशन और उसका रेजिस्टेंस, उसके अपने गुणों के मटेरियल की टेस्टिंग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है होमोलोगेशन ट्रैक्स विथ 3 डिफरेंट ब्रेकिंग सरफेस। होमोलोगेशन का मतलब है एक समान, एक रूपणा। क्या कहा था मैंने, वैश्विक स्तरों के समान। और जो डेटा दिया गया है, अब ये जो टेस्ट ट्रैक बनाए गए हैं, ये व्हीकल डायनामिक्स से संबंधित है। मतलब ये है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आते हैं, स्टीयरिंग एंड ब्रेक, स्टीयरिंग एंड ब्रेक। बट ये दोनों के साथ अपने आप एक और सिस्टम जुड़ जाता है, वो है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का कार्य क्या है, सड़क की अनियमितताओं के कारण जो रिबाउंड फोर्सेस आ रही हैं, वो चैसी को विरूपित ना करें, उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना लाएं, नट बोल्टों को ढीला ना करें, बॉडी क्रैक ना हो, अंदर जो पैसेंजर्स एंड गुड्स हैं उसके कंफर्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यदि सस्पेंशन के पार्ट्स कट जाते हैं, जो उसके लोअर आर्म बुश है या अपर आर्म बुश है, या जो शॉक एब्जॉर्बर या जो स्प्रिंग उसमें लगाई गई है उसकी स्टिफनेस कम हो गई है, तो वाहन एक तरफ को झुक जाता है। तो जब ब्रेकिंग होती है तो वाहन एक साइड को पुल करता है, या जब स्ट्रेट अहेड, जब वाहन को सीधा चला रहे हैं तो उस समय यदि हम एक स्पीड पे ले जाने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टीयरिंग छोड़ देते हैं, तब भी वाहन को सीधा जाना चाहिए। यह है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। पर वाहन दाएं बाएं जा रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो उसका हो सकता है कि टायर में प्रॉपर इन्फ्लेशन प्रेशर पूरा एक समान नहीं है, यानी टायरों में जो हवा का दाब है वो सब में बराबर नहीं है, जहाँ को जा रहा है उधर को कम है। और दूसरा कारण हो सकता है कि उस साइड के सस्पेंशन के बुश वगैरह कट चुके हैं, वीक हो चुके हैं, उस साइड की जो स्प्रिंग है वो भी वीक हो चुकी है, या शॉक एब्जॉर्बर या जो डैम्पर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उसकी सीलें मिले कट गई हैं, सब ये सब कारण होते हैं। पर जब वहाँ नया है, उसमें हर चीज़ नई लगी हुई है, तो उसका एक फिक्स स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मैनी कॉजेज। फर्स्ट है ड्राइवर का रिएक्शन क्या है। ड्राइवर ने किसी चीज़ को देखा और कितनी तेज़ी से उसने ब्रेक के ऊपर अप्लाई किया, एक्सीलेटर से पैर हटाया और ब्रेक के ऊपर दबाया, कितने ज़ोर से उसने ब्रेक को दबाया, कितना ब्रेक फोर्स अप्लाई किया। फिर जो मटेरियल लगा हुआ है, ब्रेक पैड है या ब्रेक शू है, ब्रेक पैड एंड डिस्क के बीच का घर्षण गुणांक। आगे बात समझ में, ब्रेक शू और व्हील ड्रम के बीच का घर्षण गुणांक। नेक्स्ट है टायर एंड रोड सरफेस के मध्य का घर्षण गुणांक। इसके ऊपर ये सारी चीजें
डिपेंड करती हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? तो अब सड़कें कैसी हो सकती हैं, इन सब चीज़ों की गणना कर ली जाती है। जो मैन्युफैक्चरर की अपनी R&D होती है वो इन सब चीज़ की गणना करके तब उसी हिसाब से वाहन का डिज़ाइन किया जाता है। सीटिंग कैपेसिटी, व्हील बेस, उसके ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज, वो सब डिसाइड किया जाता है। लेकिन वो सही है या नहीं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसकी टेस्टिंग के लिए ये नेट्रिप प्रोजेक्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो टेस्ट करती हैं। उस वाहन में जो कमियां रह गई हैं पहले इसको सुधार के लाओ, तब जाकर ये वाहन पास होगा। अंडरस्टैंड? सीधी सी बात यह है लोकल भाषा में कि ये वाहन तब पास होगा जब यह इन सारे स्टैंडर्ड्स को ISO, BIS, SAE, EPA और यूरो मानकों के अनुरूप होगा। ये सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, क्या बोला था मैंने? सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड ऑक्यूपेंट्स, सेफ्टी ऑफ द गुड्स, सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन, सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। बोला था कि नहीं बोला था? सेफ्टी मीन्स सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा, फिर एक्टिव सेफ्टी एंड पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी सीट बेल्ट की टेंशन। पैसिव सेफ्टी आफ्टर कोलिजन, एयरबैग खुले या नहीं खुले, क्यों नहीं खुले, कब खुलेंगे, खुलने की क्या व्यवस्था है, कैसे खुलेंगे, वो हैं पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी में ही आती है ब्रेकिंग, कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी व्हीकल को बहुत कम से कम दूरी पर खड़ा हो जाना चाहिए, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ा होना चाहिए। पर वाहन चल रहा है तो चलते वाहन पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, उसका इनर्शिया फोर्स है, उसमें जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया है टायरों का, वो उसे आगे को ही लेके जाएगा। तो कैसे उसे कम से कम छोटे से छोटे दूरी पर उसको रोका जाए, उसके लिए फिर नए कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई, बहुत सारा अदर डेटा चाहिए था। तो व्हील स्पिन सेंसर लगाए, व्हीकल स्पीड सेंसर लगाए। जैसे ही ड्राइवर का रेस्पॉन्स था, उसने देखा कि रोकना है, उसने जैसे एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक के ऊपर पैर लगाया तो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सीलेटर को, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल को कम कर दिया इंजेक्टर ने। कैसे इंजेक्टर पल्स विड्थ कम करता है मैंने पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से बताया। तो वाहन को रोकने के लिए क्या जरूरी है कि इंजन के आरपीएम को भी तो डाउन होना है। तो जैसे ही पैर से उसने एक्सीलेटर हटा के ब्रेक के ऊपर पैर लगाया, उसी तरह से फ्यूल भी, पल्स विड्थ भी ECU ने कम कर दी। तो इतने सारे सेंसर से लगे हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी, उनके द्वारा होने वाला जो इमिशन है उसकी जांच, उनकी इम्यूनिटी की जांच, वो तो EMC में हो गई। अब ये वाहन कितनी जल्दी में रुक जाएगा, कितनी दूरी लेगा, सरफेस कैसी हो सकती है? सरफेस एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे हो सकता है, खुला बढ़िया रोड, उसमें हाई म्यू है, मतलब घर्षण गुणांक उसका ज़्यादा है। दूसरा क्या हो सकता है? चिकनी सतह हो सकती है, सड़क के ऊपर पानी पड़ा हो सकता है, ऑयल पड़ा हुआ हो सकता है, रेता बजरी पड़ी हुई हो सकती है, बालू वगैरह पड़ी हुई हो सकती है। दिखने को रोड सरफेस सही दिख रहा है, वो तो वहीं पर जाके पता चलता है कि ये तो, अरे ये तो बजरी है। तो वहां पर क्या करेगी? वाहन स्किड होगा और अचानक से हम ब्रेक लगाएंगे तो लॉक हो जाएंगे। तो लॉक होने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। ABS क्या करता है? ABS बहुत तेजी से ब्रेकों को पकड़ता छोड़ता पल्सेट करता है, वो पहिए को घूमने देता है, वो उसको लॉक नहीं होने देता। पहिया घूमता भी रहता है, इससे स्टीयरेबिलिटी भी मिलती है। जब पहिया तभी चलेगा, तभी स्टीयरिंग कंट्रोल होगा जब पहिया घूम रहा होगा। जब पहिया स्टक हो जाएगा तो स्टीयरिंग से कोई कंट्रोल, फिर वो स्टीयरेबल नहीं होगा। जहाँ मर्जी उसकी वाहन वहाँ को जाएगा, उसको जो पीछे से इनर्शिया फोर्स जहाँ को धकेलेंगे वो उस तरफ जाएगा।
वो लेफ्ट पुल कर सकता है, वो राइट पुल कर सकता है, वो अबाउट टर्न कर सकता है, वो रोल कर सकता है, वो कई बार एक ही जगह पर ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, तो कहीं को भी अलट पलट सकता है। तो ज़रूरी क्या है? सुरक्षा। तो इसके लिए ये विभिन्न टेस्ट ट्रैक्स, लो म्यू के लिए बसाल्ट टाइल्स, तुम्हारे किचन में जो पत्थर लगता है, हाई म्यू के लिए एसफाल्ट टाइल्स जो डामर वाली सड़क होती है या सीमेंटेड रोड्स होती हैं। तो इसके 250 मीटर के टेस्टिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट स्पीड पर वाहन को चलाकर वहाँ पर ब्रेकिंग की जाती है, और फास्ट कंप्यूटर्स और एक्सपर्ट इंजीनियर्स उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर दिए गए डेटा के अनुसार उसको मिलाते हैं, फिर उससे जो भी रिजल्ट मिला है उसको वैश्विक स्तर से मिलाते हैं, तब जाकर उसको सर्टिफाइड करते हैं। तब वो वाहन मैन्युफैक्चर्ड होता है, तब वो बनता है, बनने के बाद वो फिर ग्राहकों के पास आता है। इतनी टेस्टिंग के बाद जब वाहन ग्राहकों के पास आता है तो फिर जो ऑटोमोबाइल का ए नहीं जानते वो बोल देते हैं ये वाहन तो बिल्कुल बेकार छू हैं। जिन्हें ऑटोमोबाइल का ए का पता नहीं, एम का पता नहीं, फिर वो कहते हैं ये वाहन बेकार है। इसके लिए कुछ डीलर्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है उनकी रॉन्ग ड्राइविंग की वजह से, उनके रॉन्ग मेंटेनेंस की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह होती है। ज़्यादातर केसेस में नेग्लिजेंसी ओनर की होती है। सही टाइम पर सर्विस नहीं करवाना, सही ग्रेड का ऑयल नहीं डालना, एक्सपर्ट लोगों से सर्विसिंग नहीं करवा के आड़े तिरछे मिस्त्रियों के पास चले गए, कुछ ही कर दिया, इसकी तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी थोड़ा रनिंग कम कर देता हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। डोंट डू दैट, ठीक है। कोई भी जो भी काम करना है एज पर वर्कशॉप मैनुअल करना, सर्विस मैनुअल करना, अपनी मर्जी से कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसके आरपीएम बहुत ज़्यादा हैं, कम कर देते हैं। तुम अपनी इंजीनियरिंग अपने पास रखो, ठीक है। वह पहले ही टेस्ट होके आई है, जैसी है ऐसी ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए ब्रेकिंग सरफेस बनाने के लिए, साथ ही गीला जो सरफेस है, गीला, मान लिया अभी बारिश हो रही है, बारिश में क्या होता है, टायरों को देखा गौर से, क्या क्या होता है टायर में, क्या क्या होता है। टायर की एक चौड़ाई होती है, वो चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है, शोल्डर टू शोल्डर, और उसमें क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं। वो ट्रेड की एक मोटाई होती है, वो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, उनके बीच में नालियाँ कटी होती हैं, यानी गहरा भाग होता है। और वो गहरा भाग से भी लगे हुए एक टायर उठा के ला पीछे से, कोई भी एक टायर, बीच में बड़ी दरार है, वहाँ से छोटी छोटी दरारें ऐसे ऐसे मिली हुई रहती हैं, ताकि जब वो पानी में चले तो ये पानी बाहर की तरफ को निकल जाए। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जो पानी है वो क्या है, एक आइडियल लिक्विड है, उसको दबाया नहीं जा सकता। ये पानी का बहाव गाड़ी को नहीं बहाता, बल्कि जो टायर के बीच में और सड़क के बीच में जो पानी आ जाता है वह गाड़ी से नहीं दबता। इस वजह से सड़क से टायरों का संपर्क टूट जाता है। टायर भी शोल्डर हैं, कंधे हैं, जैसे हमारे कंधे हैं, तो ये शोल्डर टू शोल्डर इसकी चौड़ाई है। ये जो कटे हुए हैं, ये डिजाइन बने हुए हैं, ये ट्रेड ब्लॉक्स हैं, देख रहे हो, इसमें ये गहरा भाग है, 1 2 3 4, ताकि जब ये पानी इसके अंदर जाए तो, और ये कई ये छोटी छोटी ये साइप्स ये यूं मिली हुई हैं, इस रास्ते से बाहर को निकल जाए, यहाँ का पानी इधर आ जाए और बाहर निकल जाए, इसी तरह से इधर का पानी इस रास्ते से बाहर निकल जाए, और ये जो सरफेस है ये रोड के साथ पकड़ बना के चले, ग्रिप मिले, ग्रिप बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस हमेशा मेंटेन रहे। तो ये टायर में लगा हुआ मटेरियल, और ये जब सड़क पे चल रहा है तो यह आवाज भी करता है, टायर नॉइज, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है। टायर नॉइज भी डिपेंड करती है टायर के
मटेरियल के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो इन सबको कम करना है। ये दिन में तो तुम्हें सुनाई नहीं देती टायरों की आवाज़, पर रात में 11 बजे के बाद जब तुम्हारे घर के बगल से कोई ट्रक निकले स्पीड से, तब सुनो उसके टायरों की कैसी आवाज़ आती। समझ में आ रही बात? तो इसमें टायर में कौन सा मटेरियल लगा वो भी लगा, वो भी टेस्टिंग होती है। पर अभी आते हैं कि जब ब्रेक लगाते हैं, जब ब्रेक अप्लाई कर, ये लो सरफेस के लिए बसाल्ट टाइल लो म्यू, हाई म्यू के लिए एसफाल्ट टाइल्स या डामर वाली रोड खुरदरी सतह सीमेंटेड, और फिर एक लो म्यू के लिए ताकि गीली सतह में ये उसके ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस को मापने के लिए कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूर में जाकर वो वाहन रुक रहा है, उसके लिए सिरामिक टाइल्स की 250 मीटर की लंबे लंबे टेस्ट ट्रैक्स हैं। यहाँ पर होमोलोगेशन टेस्टिंग हो रही है, उसकी जो अन्य स्टैंडर्ड हैं वैश्विक मानक हैं उनके साथ उनकी वो एक समान है या नहीं उसकी भी जांच हो रही है, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है कि वाहन फिट है, अनफिट है या डेंजरस है, चलाने में डेंजरस है। ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये मैक्सिमम बेस्ड ऑन डॉक्टर कृपाल सिंह जी द्वारा लिखित व्हीकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग